हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स स्टडी आईक्यू पर। यानी कि एक ऐसा चैनल जिस पर आपको ऑप्शनल से संबंधित सभी जानकारियां, सभी क्लासेस, सभी फैकल्टीज, सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि सभी छात्रों को ऑप्शनल्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो, जो भी सारी चीज़ें हों, वो एक ही जगह पर मिल जाए। और ऐसा स्टडी आईक्यू का पहला प्रयास है कि आप लोगों तक ऑप्शनल्स को लेकर एक सेपरेट चैनल आपको बनाया जाए। दोस्तों, इसी में मैंने एक बुक सीरीज, पर्सनैलिटी सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा करता हूं, जिसका उद्देश्य है कि आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझें, क्या है, किस तरीके से है, उसको जानें। और उसके बाद आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें और साथ के साथ 300 प्लस नंबर ला करके अपने फाइनल सिलेक्शन को लेकर के जाएं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक व्यक्तित्व की सीरीज में अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। मैंने एक क्लास इसके पिता बिंबिसार के बारे में चर्चा की थी कि बिंबिसार कौन था, क्या था, किस तरीके से उसने, कैसे भारतीय इतिहास का पहला हर्यक वंश की स्थापना की थी और हर्यक वंश की स्थापना करने के साथ ही उसने पहला ऐतिहासिक शासक के तौर पर अपनी महत्ता स्थापित की थी। तो चलिए आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अजात शत्रु के बारे में। ठीक है। अजात शत्रु आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये आपका बिंबिसार का पुत्र है, वही बिंबिसार जिसको इसने जेल में डाल दिया था। बिंबिसार का पुत्र है और हर्यक वंश का दूसरा शासक है। हर्यक वंश का दूसरा शासक है। ठीक है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है आपका कुणिक। जैन ग्रंथ इसको, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, कुछ जो ग्रंथ हैं इनको कुणिक के नाम से जाना जाता है, कुणिक के नाम से इसको जानते हैं। और ये अपने समय का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक। इसके समय में इतिहास में दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इतनी ज्यादा घटनाएं हुई हैं कि सही मायने में बिंबिसार से ज्यादा महत्वपूर्ण ये शासक आपका बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि बिंबिसार के समय में आपने अच्छे से जाना था कि बिंबिसार ने जब कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से शादी की और उसको दहेज में काशी मिल गया था, लेकिन पिता के साथ मतभेद की वजह से काशी पर कौशल ने फिर से कब्जा कर लिया था। उसी को लेकर के इसने कौशल पर हमला भी किया और काशी को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है ना। यानी कि इसने क्या किया, इसने कौशल पर अटैक किया, पर आक्रमण, काशी का विलय किया, काशी का अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। और साथ के साथ इसने प्रसेनजित की जो पुत्री है, की पुत्री कौशल की राजकुमारी कह सकते हैं, दूसरी प्रसेनजित की पुत्री बाजीराज से इसने विवाह कर लिया, से इसने विवाह किया। ये ठीक है ना। एक तो इसका कंसेप्ट ये है। दूसरा, इसकी साम्राज्यवादी नीति का एक महत्वपूर्ण और भी विषय है जिसको हम लोगों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए। वो था इसका जो आपका बज्जी संघ है, बज्जी संघ, उसको इसने तोड़ दिया। बिंबिसार बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता रहा कि बज्जी संघ को तोड़ दिया जाए। बज्जी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है ना। और वो संघ मिल करके इतना मजबूत था अपने समय का कि बस पूछिए मत। ठीक है ना। बहुत मजबूत।
बज्जी संघ उस समय सोचिएगा, इस संघ का जो कहा जाए कि प्रमुख है, वो था लिच्छवी राज्य। लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य था। जो इसका प्रमुख था, यानी कि इसका जो व्यक्ति है, शासक है, वो है आपका चेटक। और चेटक उस समय का सबसे महान शासक और महान व्यक्ति, महान योद्धा माना जाता है। बात यह आई कि बिना बज्जी संघ को तोड़े अन्य राज्यों का विलय करना आसान था नहीं। ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, जानकारी का जो स्रोत है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो है आपका निर्यावली सुत्त। एक बौद्ध ग्रंथ है निर्यावली सुत्त। उससे ज्ञात होता है कि लिच्छवी गणराज्य का जो प्रमुख है वो चेटक था। ठीक है ना। वो इस संघ का अध्यक्ष था, सारी चीजें थी। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसको जीता कैसे जाए। तो इसके दो मंत्री थे। इसको तोड़ने में दो मंत्री हैं जिन्होंने सालों तक कोशिश की थी। एक सुनिधि और दूसरे थे बस्सकार। बस्सकार इन्होंने उन राज्यों में फूट डलवाई, इन्होंने सहायता की। यह समझ लीजिएगा, इन्होंने कई सालों पहले अपने गुप्तचरों को उस राज्य में भेजा। उन गुप्तचरों से कहा कि आप इनका भरोसा जीतिए, और कई सालों तक आराम से वो नौकरी करते रहे भरोसे के साथ में। और इतना भरोसा जीत लिया कि उन राज्यों को, जो 8 राज्य हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और वो एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में हो गए। और उसी समय इसने आक्रमण किया। और आक्रमण भी ऐसे नहीं किया, बल्कि दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, उसने आक्रमण करने के लिए, वज्र संघ को तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने दो प्रमुख हथियारों का निर्माण करवाया। हथियार निर्मित करवाए, निर्मित किए। कौन कौन से? ये तो है आपका, जिसे हम कहते हैं, ये आप सीन देख रहे हैं, आपने बाहुबली फिल्म में देखा भी होगा, जिसमें बाहुबली गोला फेंकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इसको कहते हैं महाशिला कंटक। महाशिला कंटक कैटापुल्टा टेक्नोलॉजी पर, जिसमें आपका यहां पर इस जगह पर आपका बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है और यहां से लिवर को हटा करके झटके से पत्थर को फेंक दिया जाता है, जिससे कि उनकी सेना के ऊपर गिरता और सेना उस पत्थर के नीचे आने पर मारी जाती है। एक तो हथियार ये था, और इसी में दूसरा हथियार और भी था, जिसे हम कहते हैं रथ मूसल। जो आपने बाहुबली मूवी में भल्लाल देव को देखा था, चक्र चलाते हुए आगे से कट 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 कट, साइड में तलवारें लगी हुई, सारे हथियार लगे हुए, और उसी से तीर निकलते जाते थे, सारी चीजें। तो रथ मूसल और नंबर 2 महाशिला कंटक, ये दो हथियार बनाए जो उस समय किसी ने सोचा नहीं था। और इसके माध्यम से उसने क्या किया? बज्जी संघ को तोड़ करके रख दिया। बज्जी संघ को तोड़ दिया। ठीक है ना। ये इसका कंसेप्ट है। और जो चीज मैं एक बताना चाह रहा था कि ये निर्यावली सुत्त जो है, ये बौद्ध ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जैन ग्रंथ है। ये जैन ग्रंथ है। जैसे भगवती सूत्र और ये सूत्र नाम की जितनी रचनाएं होती हैं, वो सब इनकी होती है। बौद्ध ग्रंथ में आपके पिटक और ये सब चीज चला करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट है अजातशत्रु के बारे में कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या किया था। ठीक है ना। अब बात आती है इसके समय की और भी चीजें कि क्या किया जाए। बेशक ये ध्यान रखना सब कुछ था, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी गतिविधियां हमको ध्यान देनी है। धार्मिक गतिविधियां, कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से यह काफी उदार व्यक्ति था। उदार व्यक्ति था, उदार शासक था अपने समय में। ठीक है ना। कैसे? एक बौद्ध ग्रंथ है
जिसे आप लोग जानते होंगे दीर्घ निकाय, उसी का एक हिस्सा है सामफल जातक। तो दीर्घ निकाय की का एक हिस्सा है सामंज फल जातक, सामंज फल जातक। और ये तो आप जानते हैं कि जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानियां दी रखी हैं, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है कि यह अपने समय के सभी मत मतांतर की जानकारी रखता था। यानी कि उस समय कितने मत हैं, कितने मत नहीं हैं, उनके बीच में अंतर क्या है, कैसे है, इन सब की पूरी जानकारी रखता है, पूरी जानकारी है, नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा, इसी के समय में महात्मा बुद्ध राजगृह में आए थे, ध्यान रखना। ये बेसिकली बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। इसी के समय में राजगृह में महात्मा बुद्ध आए, इन्हीं के समय में आए थे। उन्होंने राजगृह में अपनी सारी चीजों का, अपना जो प्रवचन है, सारी चीजें हैं, वो सब की थी, ठीक है ना। इसी के तहत ही आप ध्यान दीजिएगा, एक भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप, उस पर अजात शत्रु को बुद्ध की पूजा करते दिखाया है। तो किस स्तूप पे ऐसी मूर्ति या ऐसी पेंटिंग या चित्र बना हुआ है जिसमें अजात शत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए, पूजा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है इसी के समय में हुआ। इसी के समय में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इन्हीं के समय में हुआ था। इनके मरने के बाद इसी के प्रयासों से, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी के बाद बुद्ध के निर्वाण के बाद बुद्ध के जो अवशेष हैं, उनको 9 भागों में विभाजित किया गया। 9 भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। और उन 9 भागों पर 9 स्तूप बनाए, ठीक है ना। उनमें से एक स्तूप अजात शत्रु ने राजगृह में बनवाया। इसने भी कहा कि मेरा भी एक हिस्सा है, महात्मा बुद्ध को मैं पालन करता हूं, महात्मा बुद्ध मेरे यहां आए थे, तो नेचुरल सी बात है कि महात्मा बुद्ध का एक अवशेष मुझे भी चाहिए। तब इसने अपने राजगृह में महात्मा बुद्ध के अवशेषों का निर्माण करवाया। अवशेषों के आधार पर स्तूप का निर्माण करवाया। एक स्तूप यहां पर उसने निर्मित कराया था। इसी के मरने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, ठीक है ना। और यह आयोजन कहां किया गया? यह किया गया राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है ना। इसका जो अध्यक्ष थे, जानते नहीं कौन थे? चलिए मैं आप पर छोड़ता हूं, आप लोग बताइए कि इस पहली बौद्ध संगीति है राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, उसके अध्यक्ष कौन थे?
आप पर छोड़ता हूं, कुछ तो आप लोग सोचिए, है बहुत आसान, ठीक है ना। इसका संरक्षण अजातशत्रु ने दिया, ये आप अच्छे से जानते हैं। और इसी बौद्ध संगीति में दो प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए, उनका संकलन किया गया, संकलन हुआ। कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये भी इसी समय किया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसी समय किया गया, इन्हीं के आदेश से हुआ, इसी के राज्य में हुआ। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख गतिविधियां और साम्राज्यवादी गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जैसे इसने अपने पिता की हत्या की थी, सोचिएगा, पिता की तरह ही इसे भी सोचिए, इसके पुत्र उदयन ने मार दिया और उदयन अगला शासक यहां पर बना था, अगला शासक। तो होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। कहा जाता है कि पुराणों में इसने लगभग 28 साल शासन किया और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि लगभग 32 साल शासन किया। कुल मिलाकर के इसने लगभग 30 साल तक शासन किया था, ये था, ठीक है। तो ये बात सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, सारे कंसेप्ट्स। होप के आपको को ये क्लास अच्छी लगी हो। और दोस्तों एक चीज आप और समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू ने क्रिसमस सेल ऑर्गेनाइज की है, क्रिसमस सेल, जिसमें आप दिसंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ यानी मनोज सर के साथ। और इस बैच में एडमिशन लेने की डेट भी आज की यानी कि 24 तारीख की है। तो आप अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 12,999 रुपए में एम के लाइव कोड के साथ में। यानी जो फीस आप लोगों की 15,000 थी उससे 2,000 रुपए का आपको और डिस्काउंट मिलता है क्रिसमस सेल के लिए। तो आप इस बैच के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं और ये ऑफर आप लोगों के लिए जो सेल है ये आपके 27 दिसंबर तक के लिए अवेलेबल है। और दोस्तों जो हिस्ट्री ऑप्शनल की जो क्लास है, ये ध्यान रखना, ये विश्व इतिहास से शुरू हुई है, जिसमें मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को कम से कम 310 नंबर आसानी से एक कहानी के तौर पर आपको दिलवाऊं। 310 नंबर कहानी के तौर पर पढ़िए, बहुत इजीएस्ट वे में आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।